हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदा शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 की वैकेंसी आ चुकी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस साइंस की थ्योरी और कॉन्सेप्ट बेस है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग जानते हैं कि साइंस और मैथ वाले स्टूडेंट काफ़ी हैं, जो कि 6 to 8 में अप्लाई करेंगे। तो 6 to 8 में जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो चाहे साइंस के हो या जीके जीएस के हो, तो हम दोनों क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज हम लेकर आए हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। कौन सा है? सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज हमारी क्लास फर्स्ट है। क्या है? आज हमारी क्लास फर्स्ट है, साइंस की क्लास फर्स्ट है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहले दोस्तों शेयर कर दीजिए। उसके बाद में हम कंटिन्यूस क्लास को करते हैं, ठीक है? लाइव क्लासेस, जैसा कि आप लोग जानते हैं ना कि शाम को 7:30 बजे, इवनिंग में 7:30 बजे ये क्लास चलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। तो बिहार शिक्षा भर्ती 2.0 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, वायु प्रदूषण के निम्नलिखित में से कौन कारक है? वायु प्रदूषण के निम्नलिखित में से कौन कारक है? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है लंबित कणकीय द्रव्य, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, क्या पूछा गया है कि वायु प्रदूषण के निम्नलिखित में से कौन कारक है? वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड भी वायु प्रदूषण में आते हैं, लंबित कणीय द्रव्य भी आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, तो मतलब तीनों आते हैं ना। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है दोस्तों? ऑप्शन ए है 20%, बी है 82%, सी है 78%, डी है 21%। तो वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 78% होता है। कितना होता है? नाइट्रोजन का 78% होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर कोई नहीं? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए। वायु है क्या? वायु है एक क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या इनमें से कोई नहीं है? बताइए वायु क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रण है। क्या है? वायु क्या है? मिश्रण है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है और ये सारे क्वेश्चन दो हैं वो एनसीईआरटी के हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। कौन सी गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है? कौन सी गैस है जो कि विद्युत बल्बों में भरी जाती है? ऑप्शन ए है आर्गन, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन, डी है उपरोक्त सभी। बताइए। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे तो यही आंसर देंगे ना कि इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया है पहले हम उसको देखेंगे। देखिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी गैस है जो विद्युत बल्बों में भरी होती है? कौन सी गैस है जो विद्युत बल्बों में भरी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्गन। आर्गन जो होती है ना, वो विद्युत बल्बों में भरी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी के हैं। तो अगर आपने इस सीरीज़ को देख लिया दोस्तों, तो यकीनन मानिए कि आप अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर आएंगे, ठीक है? साइंस के जो भी क्वेश्चन आएंगे, अगर 80 क्वेश्चन आएंगे साइंस और मैथ को मिला के, तो 40 साइंस के हो जाएंगे, 40 मैथ के। तो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है? साइंस मैथ, क्योंकि सब्जेक्ट पर ही मेरिट बनने वाली है, तो आपको सब्जेक्ट अपना जो है उसको मजबूत करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल का वाष्प में बदलना निम्न परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में बदलना निम्न परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए है रासायनिक, बी है भौतिक, सी है जैविक, डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में बदलना कौन सा परिवर्तन है? तो जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन है। इस द राइट आंसर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कारण से शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में मछलियाँ अधिक मरती हैं? मतलब कि कौन सा कारण है जिसमें कि शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकालीन में मछलियाँ अधिक मरती हैं? ऑप्शन ए है खाद्य श्रृंखला के नष्ट होने के कारण, बी है ऑक्सीजन के अपचय के कारण, सी है उपरोक्त मतलब ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है रोग फैलने के कारण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
मतलब किस कारण से, यहाँ पर पूछा गया किस कारण से शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में मछलियाँ अधिक मरती हैं। बताइए किसके कारण से जो है कि ठंडी में ना होकर गर्मी में ज़्यादा मछलियाँ मरती हैं। ऑप्शन, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। देखिए आप जैसे जानते हैं ना कि खाद्य श्रृंखला के नष्ट होने के कारण और ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में मछलियाँ अधिक मरती हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह की सबसे निकट की वायु सतह को क्या कहते हैं। जैसे भाई पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सतह की सबसे निकट की वायु सतह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, बी है आयन मंडल, सी है समताप मंडल और डी है मध्य मंडल। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी की सतह के सबसे निकट की वायु सतह को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजन भी क्वेश्चन है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की लगभग प्रतिशत कितना है। मतलब कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए है 17%, बी है 18%, सी है 19%, डी है 21%। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की लगभग प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 21%। कितना होता है वायु, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 21% है, और नाइट्रोजन को नाइट्रोजन को डिस्कस किया 78% होता है। कितना होता है, 78 होता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। ऑप्शन ए है ह्यूमेलिन, बी है परजैविक, सी है एनर्जेसिक, डी है प्रतिजैविक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परजैविक। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं, परजैविक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषक होते हैं उसको परजैविक कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2015 में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा किए गए अध्ययन में विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का लगभग अधिभाग है। भारत का कितना अधिभाग है। ऑप्शन ए है 10%, बी है 7%, सी है 20%, डी है 5%। वर्ष 2015 में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा किए गए अध्ययन में विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का लगभग कितना अधिभाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7% है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7% है। कितना होता है, भारत का लगभग 7% अधिभाग है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 14 दिसंबर को, बी है 8 दिसंबर को, सी है 23 जनवरी को, डी है 5 जून को। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट दिवस है, एक आध दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 जनवरी को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंबई और कोलकाता में प्रमुख प्रदूषक है। मुंबई और कोलकाता में जो प्रमुख प्रदूषक है कौन है। ऑप्शन ए है मार्स गैस और शैवाल के स्पोर्स, ऑप्शन बी है ओजोन, सी है हाइड्रोकार्बन तथा गर्म हवा, डी है CO तथा SO2। तो मुंबई और कोलकाता में जो प्रमुख प्रदूषक है वो कौन कौन से हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CO और SO2। क्या होता है, CO और SO2 जो है वो मुंबई तथा कोलकाता में प्रमुख प्रदूषक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। क्या पूछा गया है, वायु प्रदूषण का कारण नहीं पूछा गया है। तो वायु प्रदूषण का 3 कारण होंगे, एक नहीं, वो कौन सा नहीं है हमें वो चुनना है। ठीक है, यहाँ पर है नहीं पूछा गया है नहीं बल्कि नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए है पराग कड़काएं, ऑप्शन बी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सी है उद्योग और डी है मोटर वाहन। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, बताइए वायु प्रदूषण का कारण क्या नहीं है, बताइए प्लीज गिव मी आंसर। वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। तो दोस्तों कि जैसा कि आप लोग जानते हैं वायु प्रदूषण का जो कारण है वो पराग कड़काएं हैं, उद्योग हैं, मोटर वाहन है, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर नहीं है। वायु प्रदूषण का कारण नहीं है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये तीनों गलत होकर ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि निम्न में से कौन धान के खेतों के द्वारा उत्पन्न गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। निम्न में से कौन धान के खेतों के द्वारा उत्पन्न गैस होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है CH4, ऑप्शन सी है Cl, ऑप्शन डी है H2S। बताइए दोस्तों कौन धान के खेतों के द्वारा उत्पन्न गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन, CH4। इसको क्या बोलते हैं, मेथेन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CH4 को मेथेन गैस, इसी को मार्स गैस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, इसी को मार्स गैस भी बोलते हैं। CH4 को क्या कहते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्योंकि मेथेन कहीं नहीं, मीथेन हर जगह नहीं दिया होता है, वहाँ पर मार्स गैस ज़्यादा दिया होता है। तो यहाँ पर बच्चे अगर नहीं पढ़े रहते तो कन्फ्यूजन में ये आधा हुआ क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वायुमंडल में का कौन सा भाग है वायुमंडल का कौन सा गैस है जो पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से सजीवों को बचाता है? वायुमंडल का कौन सा गैस है जो पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से सजीवों को बचाता है? ऑप्शन ए है O2, बी है CO2, सी है O3, डी है N2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी O3। इसी को कहते हैं ओजोन गैस। देखिए वायुमंडल का कौन सा गैस है, वायुमंडल का जो ओजोन गैस है ना वो जो पराबैंगनी किरणें होती है, पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को क्या करता है, सजीवों को बचाता है। तो कौन सी गैस है, उस गैस का नाम होता है ओजोन गैस। उसका सूत्र होता है, रासायनिक नाम है O3 है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्न में से सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है CO2, बी है CH4, सी है CFC, डी है फिर। देखिए दोस्तों, CO2 को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, CH4 को मीथेन बोलते हैं, CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये CH4 मीथेन है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो जाएगा और ये फ्रॉन है। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है, मतलब ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैसें हैं जो शामिल है? ऑप्शन ए है CH4, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और NH3 नाइट्रिक अम्ल। बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा CO2, CFC, CH4, NO2। ऑप्शन सी है CFC, CO2, NH3, N2, डी है CH4, O2, N2, CO2 और NH3। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन शामिल है? ऑक्सीजन शामिल नहीं होता, O2 गलत है। ठीक है, N2 भी गलत है और इसमें भी N2 है। ठीक है, तो NH3 N2 इसमें है, ये गलत है। NH3 N2 इसमें है, ये गलत है। और N2 NH3 ये गलत है और O2 भी है। तो ऑप्शन देखिए, ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्रीन हाउस गैसों में शामिल कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। NO2 को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो संबंधित है। ऑप्शन ए है हरे शैवालों की अधिक वृद्धि से, बी है ग्लोबल वार्मिंग से, सी है घरों में सब्जियों के उगाने से, डी है हरे घास के मैदानों को उगाने से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग से। ग्रीन हाउस जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन किसी तत्व अथवा यौगिक के संयोजन करती है? उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन किसी तत्व अथवा यौगिक के संयोजन करती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, बी है अवकरण, सी है भौतिक, डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन किसी तत्व अथवा यौगिक से संयोजन करती हैं, तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, आप लोग तो जानते ही ना कि सारे क्वेश्चन जो है NCERT बुक से लिया गया है। NCERT बुक से सारे क्वेश्चन है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि साइंस और GK GS की इंपॉर्टेंट क्लास जो है कि डेली रेगुलर चलती रहेगी। किसी दिन साइंस की और किसी दिन और GK GS की क्लास कंटिन्यू चलेगी। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीनॉन गैस का क्वथनांक है। जीनॉन गैस का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन ए है 108 डिग्री सेल्सियस, बी है 196 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -36 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है -273 डिग्री सेल्सियस। बताइए जीनॉन गैस का क्वथनांक कितना होता है? जीनॉन गैस का जो क्वथनांक होता है कितना होता है? जीनॉन गैस का जो क्वथनांक होता है कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है -108 डिग्री सेल्सियस जो था जीनॉन गैस का क्वथनांक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि बैरोमीटर में उपयोग करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ होता है। बैरोमीटर में उपयोग करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन ए है पानी, बी है लोहा, सी है पारा, डी है अम्ल। तो बैरोमीटर में उपयोग करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारा। क्या है? ऑप्शन सी पारा। चलिए आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। मानक मात्रकों
मानक मात्रकों में दाब को व्यक्त किया जाता है? मानक मात्रकों में दाब को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है पास्कल में, बी है न्यूटन में, सी है किलोग्राम में, डी है ऑर्स्टेड में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दाब में व्यक्त किया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पास्कल को दाब में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल जब अपने परिवेश पर दाब डालता है, वायुमंडल जो है, वायुमंडल जब अपने परिवेश पर दाब डालता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है वायुमंडलीय दाब, बी है जल दाब, सी है चक्रवात, डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो वायुमंडलीय जब अपने परिवेश पर दाब डालता है तो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल जब अपने परिवेश पर दाब डालता है तो उसको क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट जो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है उसका रासायनिक सूत्र कितना है? जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो सूत्र है वो क्या है? K2Cr2O7, MnO2, KMnO2 या फिर KMnO4। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पोटेशियम परमैंगनेट जो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, KMnO4, KMnO4। ये पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भोज्य पदार्थों का हिमीकरण, क्या भोज्य पदार्थों का हिमीकरण करने के लिए प्रशीतक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ठोस CO2 का, बी है द्रव नाइट्रोजन का, सी है ओजोन का, डी है ऑर्गन का। तो भोज्य पदार्थों का हिमीकरण करने के लिए प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव नाइट्रोजन का। दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल पर जुड़े हैं एक विश्वास के साथ, तो हम आपको एक सीट दिलवा कर रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। कोशिका भित्ति के आधार पर कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका भित्ति के आधार पर कोशिका शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए है लीवेनहॉक ने, बी है स्वान ने, सी है रॉबर्ट हुक ने, डी है परकिंजे ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका भित्ति के आधार पर कोशिका शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था उसको किसने किया था? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवन का भौतिक आधार है? निम्नलिखित में से जीवन का भौतिक आधार है राइबोसोम्स, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है केंद्रक, डी है प्रोटोप्लाज्म। तो कौन है जो जीवन का भौतिक आधार है? कौन है जो जीवन का भौतिक आधार है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। क्या है? जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म। चलिए आगे इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से किसने कहा है कि एक कोशिका से ही अनेक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? निम्न में से किसने कहा है, मतलब किसका कथन है, किसने कहा था कि एक कोशिका से ही अनेक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन ए है विर्चो, बी है स्वान, सी है डुजार्डिन, डी है मार्गन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विर्चो। विर्चो का कथन है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। विर्चो का जो कथन है वो है कि इन्होंने कहा था कि एक कोशिका मतलब एक सेल से ही हम अनेक सेल की उत्पत्ति होती है, एक सेल से ही अनेक सेलों की उत्पत्ति होती है। इसको विर्चो ने कहा था, विर्चो ने इसको कहा था। ये कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो मतलब कि इनका जो कथन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन हमारा, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति का अभाव कहाँ पर होता है? आवृत्तिबीजी पौधों की कोशिका में, बी है अनावृत्तिबीजी पौधों की कोशिका में, सी है मनुष्य की तंत्र की कोशिकाओं में, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुष्य की तंत्र की कोशिकाओं में। किसमें? मनुष्य की तंत्र की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तुलनात्मक रूप से बड़े आकार की धानियाँ पाई जाती है। तुलनात्मक रूप से बड़े आकार की धानियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है पादप कोशिका में, बी है जंतु कोशिका में, सी है जीवाणु के एंडोस्पोर में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पादप कोशिका में। तुलनात्मक रूप से जो बड़े आकार की धानियाँ पाई जाती है किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि कोशिकाएं एक आवश्यक जीवित पदार्थ से बनी होती है। जो कोशिकाएं होती हैं एक आवश्यक जीवित पदार्थ से बनी होती हैं
जिसको क्या कहते हैं? कोशिकाएं एक आवश्यक जीवित पदार्थ से बनी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, बी है जीवद्रव्य, सी है राइबोसोम, डी है लवक। बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीवद्रव्य। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है कोशिकाओं को भोजन पहुंचाना, बी है कोशिकाओं से खनिजों का अवशोषण करना, सी है एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ना, ऑप्शन डी है कोशिकाओं को विभाजन करने के लिए तैयार करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ना प्लाज्मोडेस्माटा का कार्य होता है। प्लाज्मोडेस्माटा का कार्य क्या होता है? एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ना, इसका यही कार्य होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है नीलहरी शैवाल, बी है आवृत्ति बीजी की जड़ की कोशिका, सी है अनावृत्ति बीजी की तना की कोशिका, डी है उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो उदाहरण होता है वो है ऑप्शन ए, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कोशिका के अंदर आनुवांशिक सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर आनुवांशिक सूचना का जो प्रभाव होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है राइबोसोम्स के द्वारा, बी है डीएनए के द्वारा, सी है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ऑप्शन डी है कोशिका भित्ति के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए के द्वारा। कोशिका के अंदर आनुवांशिक सूचना का जो प्रभाव होता है वो डीएनए के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि एक मानव के केंद्र की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर होती है, अगर देखिए जोड़ी पूछेंगे तब 23 होगा, अगर जोड़ी पूछेंगे तब 23 होगा, अगर यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या पूछा है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 46 होती, कितनी होती? 46 होता। अगर जोड़ा पूछेंगे तब 23 होगा, जोड़ा पूछेंगे तब 23 होगा, अगर संख्या पूछे हैं तो 46 होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली जो सबसे लंबी कोशिका, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है रक्त कोशिका, बी है लाल रक्त कोशिका, सी है तंत्रिका कोशिका, डी है श्वेत रक्त कोशिका। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली जो सबसे लंबी कोशिका है उसका नाम होता है ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से सूक्ष्मतम कोशिका है, सबसे छोटा कोशिका का नाम बताइए। ऑप्शन ए है क्लॉस्ट्रिडियम जीवाणु, बी है हरित शैवाल की कोशिका, सी है माइकोप्लाज्मा, डी है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोप्लाज्मा। अगर सूक्ष्म सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछने के मतलब 100% चांस है। कितना है? ओ गॉड, 100% चांस है। ठीक है, 100% चांस है इस क्वेश्चन को पूछने के। बड़ी और छोटी कोशिका पूछते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? ऑप्शन ए है जीवाणु, बी है अमीबा, सी है पैरामीशियम, डी है उपरोक्त सभी। तो एक कोशिकीय जीव पूछा गया ना, क्या पूछा गया? एक कोशिकीय जीव। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए हम कई तीर लगा देते हैं ना, कई तीर लगा देते हैं जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब कि एक कोशिकीय जीव पूछे गए ना, तो एक कोशिकीय जीव की कौन कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए जीवाणु भी है, अमीबा भी है, पैरामीशियम है। तो एक कोशिकीय जीव जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम तीनों है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुकोशिकीय के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की आकृति हो सकती है। बहुकोशिकीय के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की आकृति हो सकती है। ऑप्शन ए है वर्तुलाकार, बी है घनाकार, सी है स्तंभाकार, डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों बहुकोशिकीय के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की आकृति कैसी हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए वर्तुलाकार भी होती है, घनाकार भी हो सकती है और स्तंभाकार भी हो सकती है, तो तीनों हो सकती है, इसलिए उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। हमने यहाँ पर
हमने यहाँ पर 40 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सारे सिलेक्टेड थे एनसीईआरटी के, सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के थे, ठीक है। एक भी मैंने अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाया, सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के। और जैसे कि आपने भी कहा है कि जो भी पेपर का पैटर्न होगा, पेपर की जो क्वेश्चन होंगी वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस ही होंगे, अदर कहीं से नहीं लिया जाएगा। सारे एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन है, तो हमें एनसीईआरटी के सिवा हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत ही क्या है, हमें तो एनसीईआरटी पढ़ना है। तो हम इस क्लास को मिस नहीं करेंगे। और आप लोग दोस्तों इस चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार हमें सुन रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेगा और उसके बाद में इस बेल आइकन को ना प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके लिए आपको सबसे पहले दिल से लाइक करना होगा, ठीक है। दिल से लाइक कीजिएगा और दिल से कमेंट करना है। क्या करना है, दिल से लाइक करना है, दिल से कमेंट करना है और दिल से ही शेयर करना है। और आपको दिल से कमेंट करना है आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो आप अच्छा बुरा जो भी है ना, हमारे लिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहती है, तो कोशिश करती हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट दें दोस्तों। तो आप लोग इस क्लास में कंटिन्यू बने रहिए और लास्ट तक देखिएगा, और ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को नया ज़रूर मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।